कि ग्लाइकोलिसिस आपके पास एक ऐसा स्टेप है जिसमें आपका जो 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, ये 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, जिनको हम कहते हैं कि दीज आर पायरोवेट। अब ये जो फुल फ्लेज एक पाथवे है ग्लाइकोलिसिस का, जो सेल के साइटोसोल में हो रहा है, जिसमें आपका ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगा। इस पाथवे को हमने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया था। इसके फर्स्ट रिएक्शन से लेके 5th रिएक्शन तक, यानी फर्स्ट 5 रिएक्शंस हैं, इस फेज को हम कहते हैं कि दिस इज प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, और इस फेज की यूनिक प्रॉपर्टी या इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे एटीपीज यूज हो रहे होते हैं इन स्टेप्स के अंदर। इन 5 स्टेप्स के अंदर आपके पास कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे, नॉट इन ऑल स्टेप्स, लेकिन ये ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के लिए या एनर्जी रिलीज करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहा होता है, और इस प्रोसेस में एटीपी क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं। एटीपी की इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट जो आपके पास 5 स्टेप्स होंगे ग्लाइकोलिसिस के, उनको हम कहते हैं ये पे ऑफ फेज है। और पे ऑफ फेज में आपके रिएक्शंस जो हैं ये डुप्लीकेट में चलते हैं, यानी आपके पास जो है वो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड क्लीव होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बना देते हैं, लेकिन वो पायरोवेट नहीं होता, वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है। और उसके बाद आपका एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ से एक पायरोवेट को प्रोड्यूस करेगा फाइनली, और दूसरा जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट को प्रोड्यूस करेगा। इस पूरी जो आपके पास फेज है इसको हम कहते हैं पे ऑफ फेज। और उसमें ये चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पे एक्चुअली एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, 2 एटीपी एंड 1 NADH यहाँ पे, और 2 ATP एंड 1 NADH यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। सो एज अ होल हम ये कंक्लूड कर लेते हैं, सिंपली आपने अभी यहाँ पे सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जो ग्लाइकोलिसिस का एक 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन है, एक पाथवे है, उसको हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली फेज आपके पास प्रिपरेटरी फेज है, जिसमें फर्स्ट 5 रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एटीपी की इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, एटीपी की कंजप्शन हो रही होती है। एक पॉइंट आपने ये याद रखना है। वो कौन कौन से रिएक्शंस हैं जहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रहा होता है, ये हम अभी देख लेते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट इस फेज के अंदर हो रहा होता है वो ये है कि आपका एक 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स को बनाता है। ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे शुगर की क्लीवेज भी हो जाती है किस फेज के अंदर, प्रिपरेटरी फेज के अंदर। नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शंस आएंगे वो किस फेज को इंडिकेट करते हैं, सेकेंड फेज को, जिसे क्या कहा जाता है, पे ऑफ फेज। इस पे ऑफ फेज में अब यहाँ पे आपके ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, दे विल एंटर टू द सेकंड फेज, जिसे हम पे ऑफ फेज कहते हैं। और यहाँ पे आपके देखें 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दे विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस करेगा। फाइनली आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट बनेंगे। इट मीन्स कि पे ऑफ फेज में आपके रिएक्शंस जो हैं ये सिंगल रिएक्शंस नहीं हो रहे होते, बल्कि यहाँ पे डबल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ से, और दूसरा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और इस तरह से आपके ये जो 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल एक्ट एज अ फ्यूल फॉर द सेकंड फेज। ठीक है, और फाइनली आपके पास पायरोवेट बनेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जहाँ पे NADH
और ATPs की प्रोडक्शन होगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रिएक्शन, जब आपका ग्लूकोज किसी सेल के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, और इस टाइम इस सेल की फेट है स्टारवेशन। इट मीन्स कि यहाँ पे ग्लूकोज ने एंटर होते ही कौन से स्टेप के अंदर एंटर होना है, ग्लाइकोलिसिस में। सो ग्लूकोज जो है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन इंसुलिन, सपोज ये इंसुलिन का रिसेप्टर है, जिसकी रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन करने के बाद ये गेट ओपन होंगे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होगा, और पहला स्टेप जो आप ऑब्जर्व करेंगे, दिस विल बी कन्वर्जन ऑफ दिस ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। यानी अब हम ग्लाइकोलिसिस के 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस को देखने लगेंगे, ठीक है। सो ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, दिस ग्लूकोज इज अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो मेन सोर्स है जहाँ से ये ग्लूकोज हमने इनटेक किया है वो स्टार्च है, बिकॉज एनिमल सेल स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, सेलुलोज को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसलिए उस स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से आने वाला जो ग्लूकोज हमारे पास होगा वो कौन सा ग्लूकोज होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। सो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज जो इस टाइम सेल के अंदर एंटर हुआ। अब सबसे पहला स्टेप जिसके थ्रू ये ग्लूकोज जो है वो फर्दर मॉडिफाई होगा, दिस स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन। यानी अब हम रिफ्रेक्टरी फेज का पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं, पहला स्टेप पढ़ रहे हैं, और हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि स्टेप 1 इज फॉस्फोराइलेशन। इट मीन्स कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप किसी मॉलिक्यूल से रिलीज होगा, और ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ट्रांसफर होगा किसको, ग्लूकोज को। और जो एंजाइम इस रिएक्शन को पॉसिबल करता है, नेम ऑफ दिस एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज, जो कि एक्चुअली एक ट्रांसफरेज है। और ट्रांसफरेज का फंक्शन क्या होता है कि किसी डोनर से एक ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं एक्सेप्टर के ऊपर। सो दिस टाइम आपका ये जो ग्लूकोज है दिस इज एक्सेप्टर, जो कि फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा, और एटीपी यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ डोनर, जो कि इस फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करेगा, ठीक है। सो पहले स्टेप के अंदर फॉस्फोराइलेशन को पॉसिबल करने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। सो इस रिएक्शन के बाद आपका ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये फॉस्फेट ग्रुप किस पोजीशन पे इनकॉर्पोरेट हो। तो यहाँ पे आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इस 6 पोजीशन पे ये जो OH ग्रुप है इसको रिप्लेस करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि आपका यहाँ पे जो है ये ग्रुप अटैच हो गया। सो दिस इज नाउ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है, पहला स्टेप जो कि क्या है, फॉस्फोराइलेशन। अब इस स्टेप में से सिर्फ यही इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही कि दिस स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन, जिसमें हेक्सोकाइनेज एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ग्लूकोज पे ट्रांसफर करवाता है, बल्कि इस रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स को देखते हुए हमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। पहली इंफॉर्मेशन तो ये कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फेवरेबल है, बिकॉज इसकी जो डेल्टा जी नॉट है वो नेगेटिव है। और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये मिल रही है कि बिकॉज दिस डेल्टा जी नॉट इज अ लार्ज नंबर, सो ये रिएक्शन आपके पास इरिवर्सिबल है। सो ये याद रखें कि आपने जो ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप पढ़ा है उसके कुछ पॉइंट्स अगर आप लिस्ट डाउन कर लो। पहला पॉइंट है आपके पास कि ये एक फॉस्फोराइलेशन इवेंट है, जिसमें एटीपी फॉस्फोराइल ग्रुप डोनेट करेगा और ग्लूकोज एक्सेप्ट करेगा। सेकेंड, आपने ये देखा कि ये स्टेप आपके पास स्पॉन्टेनियस है, फेवरेबल है। थर्ड, आप ये माइंड में रखें कि दिस स्टेप इज इरिवर्सिबल, यानी अगर आप ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये इस एंजाइम हेक्सोकाइनेज से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको कोई एडिशनल एंजाइम रिक्वायर्ड होगा।
यू कैन नॉट रिवर्स दिस एंजाइमेटिक रिएक्शन। ठीक है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। और लास्ट पे आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जो मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि प्रिपरेटरी फेज के अंदर एटीपी कंज्यूम होते हैं, यहाँ पे एटीपी जो है वो यूज हो रहे होते हैं। सो ये ऐसा पहला स्टेप है प्रिपरेटरी फेज का जहाँ पे एटीपी की कंजप्शन हो रही है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स आपने इस फर्स्ट रिएक्शन से कंक्लूड किए इस रिएक्शन के बाद। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड स्टेप, यानी अभी तक हमने ये देखा है कि ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। स्टेप 2 में हम कौन सा प्रोसेस ऑब्जर्व करेंगे? आइसोमेराइजेशन। ठीक है, चूंकि ग्लाइकोलिसिस एक पाथवे है, इसका मतलब है कि एक एंजाइम की जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट यूज होगी। सो इस आइसोमेराइजेशन में आपका ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में यूज होगा, यानी हेक्सोकाइनेज की जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट यूज होगा। सो पहले आप उसी तरह से यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और उसके बाद हम देखते हैं कि आइसोमराइजेशन के बाद ये कौन से कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगा। So this is the basic structure of glucose 6 phosphate। और आइसोमेरेसिस आपने जो एंजाइम्स पढ़े थे, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं विद इन द सेम स्ट्रक्चर। दे ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अगर आप साइक्लिक की बजाय लीनियर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करो तो इसमें आपने ये चीज देखी थी, यस, कि आपका जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अगर आप फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करो, ठीक है, सो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, लेकिन सिर्फ ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से दे विल बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे भी आपके पास एक ऐसा एंजाइम है, उस एंजाइम का नेम पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस एंजाइम इज फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज, यानी ऐसा आइसोमेरेज एंजाइम जो कि फॉस्फो हेक्सोज को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है। सिंपल ग्लूकोज को यूज नहीं करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करेगा और उसको उसकी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कौन सा आइसोमेरेज अवेलेबल है? फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज। सो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा उसकी आइसोमेरिक फॉर्म में, एंड द नेम ऑफ दिस आइसोमेरिक फॉर्म इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यानी इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर और किसी चीज का डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज के केस में आपके पास था फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर, और इस केस में आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास अगेन 6 पोजीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। दिस इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। सो सेकेंड स्टेप इज एन आइसोमराइजेशन, जिसके अंदर आपका जो 6 कार्बन फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज है वो बाय द एक्शन ऑफ एन आइसोमरेज 6 कार्बन कीटोहेक्सोज के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये भी फॉस्फोराइलेटेड है, फॉस्फेट ग्रुप उसी पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, बट सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पे जो एल्डो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हुई है? कीटो शुगर। यानी इस प्रोसेस, इस आइसोमराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है, कार्बन नंबर 1 से वो सेकंड कार्बन पे शिफ्ट हुई है, उसके अलावा आपके पास स्ट्रक्चर में और कोई भी जो चेंज है वो नहीं आया। ठीक है,
साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको इसलिए जो है वो डिफरेंट नजर आ रहे हैं क्योंकि हमने ये पढ़ा था साइक्लाइजेशन के प्रोसेस में कि हमेशा जो आपकी साइकिल है, जो क्लोज स्ट्रक्चर है, वो फंक्शनल ग्रुप और फिफ्थ कार्बन के दरमियान बनता है। सो यहाँ पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन उसके दरमियान बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका जो फिफ्थ कार्बन है और सेकंड कार्बन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन यहाँ पे रिंग से बाहर होगा। सो रिंग आपको इसलिए थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट नजर आ रही है बिकॉज इस केस में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पे है और एक कार्बन आपका जो है वो रिंग का पार्ट नहीं है, वो रिंग से बाहर एक्सक्लूड हो गया। इसलिए आपको जो पायरानोज है उसकी बजाय यहाँ पे फ्यूरानोज रिंग नजर आ रही है। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का चेंज है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, अब इस आइसोमराइजेशन स्टेप को डिस्कस करने के बाद अगेन हम इस पॉइंट पे आते हैं कि इसकी थर्मोडायनेमिक्स हमें इस रिएक्शन के बारे में क्या बताती है। और जब हम थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, इसको देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसकी जो डेल्टा जी वैल्यू है दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, और ये एक स्मॉल नंबर है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब है यहाँ पे इस रिएक्शन को करवाने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी कपलिंग हुई है। हो सकता है आपका जो प्रीवियस स्टेप है इससे रिलीज होने वाली एनर्जी नेक्स्ट स्टेप में जो है वो यूज हो गई हो, यानी कपलिंग के बगैर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिली, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये मिल रही है कि बिकॉज इसकी जो डेल्टा जी नॉट है वो एक स्मॉल नंबर है, सो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। यानी जैसे ही आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, देयर इज एन इक्वल चांस कि ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वापस किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। बट ये कन्वर्जन जो है या बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है, इसको रोकने के लिए फौरी तौर पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट नेक्स्ट स्टेप में यूज हो जाएगा विच इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। सो अगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फौरी तौर पे इमीडिएटली कंज्यूम हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या इसके बैकवर्ड होने के या रिवर्स होने के चांसेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगे? नो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल, ये जो ली शैटलियर प्रिंसिपल है ये यहाँ पे इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंगेज करेगा, और आपके पास जो रिवर्स डायरेक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है, उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, ली शैटलियर प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आपके पास किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट इमीडिएटली किसी दूसरे रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, तो दिस प्रोडक्ट विल नॉट कैटलाइज अ रिवर्स रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन के रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, या बिल्कुल ही आप उसको जो है वो जीरो कंसिडर करते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जैसे वो बनती है फौरी तौर पे वो नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, सो इसीलिए जैसे ही आइसोमराइजेशन के स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फौरी तौर पे थर्ड स्टेप में कंज्यूम हो जाएगा, एंड थर्ड स्टेप इज अगेन अ फॉस्फोराइलेशन इवेंट। तो थर्ड स्टेप अगेन हमारे पास एक फॉस्फोराइलेशन इवेंट है। सो अब हम इस प्रिपरेटरी फेज के अंदर, इससे पहले भी हमने एक फॉस्फोराइलेशन इवेंट पढ़ा था, और वो कौन सा इवेंट था, रिएक्शन विच इज कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज। सेकंड हमने एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, और थर्ड पे दोबारा से हम एक फॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे हैं। दिस टाइम इस फॉस्फोराइलेशन के लिए आपके पास जो सबस्ट्रेट होगी, दिस सबस्ट्रेट विल बी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। सो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और अगेन आपके पास एक स्टेप है फॉस्फोराइलेशन। इस फॉस्फोराइलेशन में अगेन आपके पास एक काइनेज यूज होगा, बट द नेम ऑफ दिस काइनेज इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, जिसको हम
PFK1B कहते हैं, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। अगेन ये एक काइनेज है एंड वी ऑल नो कि काइनेजेस आर ट्रांसफरेजेस जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करवाते हैं एक डोनर से, कहाँ पे, एक्सेप्टर की तरफ। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमें उसी किस्म का जो है वो एक डोनर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप भी रिक्वायर्ड है, जो कि इस दफा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप को इनकारपोरेट करवाएगा। दोबारा सुनिएगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एक ऐसा एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट यूज करता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म को यूज करता है। और वो कौन सी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है? ऐसी फॉर्म जिसमें फ्रुक्टोज की 6 पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच है। दिस विल बी द सबस्ट्रेट या फिर एक्सेप्टर, ठीक है, जिसने फॉस्फेट को एक्सेप्ट करना। और दूसरी तरफ जस्ट लाइक हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे एटीपी यूज होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप के डोनर के तौर पे यूज होगा, यानी ये अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करेगा। और इस टाइम जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा वो किस पोजीशन के ऊपर अटैच होगा? फर्स्ट कार्बन के ऊपर। जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है कि दिस इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ये ऐसा काइनेज है जो कि फॉस्फोराइलेटेड फ्रुक्टोज की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवाता है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी उसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होंगे। एक फॉस्फेट ग्रुप तो ऑलरेडी आपके पास 6 पोजीशन पे अटैच था, और एक फॉस्फेट आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे भी अटैच हो जाएगी। सो फर्स्ट एंड देन 6, ये दोनों पोजीशंस आपकी क्या होंगी? फॉस्फोराइलेटेड होंगी। और इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब बच्चों यहाँ पे एक आपने चीज याद रखनी है, डिफरेंस बिटवीन बिसफॉस्फेट एंड डाइफॉस्फेट। आप ऑब्जर्व करें तो इसमें आपके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, लेकिन आप इसको डाइफॉस्फेट नहीं कहोगे, आप इसको हमेशा बिसफॉस्फेट कहोगे। जबकि इसके साथ अगर हम कंपेयर करें एडीपी के स्ट्रक्चर को, ठीक है, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें आपके पास अगेन एक 5 कार्बन शुगर होती है, फर्स्ट पोजीशन पे एक एडेनिन बेस होती है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होते हैं। वो फॉस्फेट एक भी हो सकता है, अगर एक होगा तो आप इसे मोनोफॉस्फेट कहोगे, 2 फॉस्फेट होंगे तो डाइफॉस्फेट कहोगे, इसी तरह से अगर 3 फॉस्फेट होंगे तो उसे ट्राइफॉस्फेट कहोगे। अगर किसी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट हों और ये दोनों फॉस्फेट ग्रुप्स आपस में अटैच्ड हों विद अ फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, जैसे आपको एटीपी या एडीपी के स्ट्रक्चर में नजर आता है, तो इस स्ट्रक्चर को आप डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें कितने फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट। अगर 2 है तो आप उसे डाई कहोगे, इसी तरह से अगर 3 है तो आप उसे ट्राइफॉस्फेट कहोगे। लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास 2 या 3 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट हो बट उनके दरमियान किसी किस्म का कोई लिंकेज नहीं है, आपस में उनका कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ, कोई कनेक्शन नहीं है, तो उस केस में आप उन फॉस्फेट ग्रुप्स को कहोगे दीज आर दी बिसफॉस्फेट या फिर ट्रिसफॉस्फेट। यानी अगर फॉस्फेट ग्रुप सपोज यहाँ पे भी अटैच है तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स कितने होंगे? 3, और इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? दिस इज अ ट्रिसफॉस्फेट कंपाउंड। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन याद रखिएगा कि किन कंपाउंड्स को बिसफॉस्फेट कहा जाता है और किन को डाइफॉस्फेट कहा जाता है। सो दिस इज द बिसफॉस्फेट फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज, जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप किस पोजीशन के ऊपर है? 6th पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। अगेन अगर आप इस रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स चेक करें तो आपके पास दिस टाइम ये जो रिएक्शन है इसकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू आपके पास आएगी अबाउट -14.2 किलो जूल पर मोल। सो अगेन इस पूरे के पूरे रिएक्शन को देखते हुए हम कुछ पॉइंट्स कंक्लूड करें। पहला पॉइंट,
दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। दूसरा पॉइंट, दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। तीसरा पॉइंट, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके पास एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि प्रिपरेटरी फेज में किन किन स्टेप्स के अंदर एटीपी की कंजप्शन होती है, जहां जहां आपके पास फॉस्फोराइलेशन हो रही है, स्टेप 1 में और स्टेप 3 में। एक एटीपी स्टेप 1 में यूज होता है और दूसरा एटीपी स्टेप 3 में यूज हो रहा है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ से कंक्लूड कर रहे हो। सो प्रिपरेटरी फेज, पहली फेज ग्लाइकोलिसिस की, उसके अभी तक हमने 3 रिएक्शंस डिस्कस किए हैं, जिसमें पहला स्टेप आपके पास फॉस्फोराइलेशन का था, जिसमें हेक्सोकाइनेज एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज में ट्रांसफर करते हुए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप आपके पास एक आइसोमराइजेशन इवेंट था, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे ट्रांसफर होता है और आपका ये शुगर कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। थर्ड स्टेप हमने अगेन एक फॉस्फोराइलेशन इवेंट पढ़ा है, जिसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक और फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करवाता है बाय यूजिंग अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एज अ डोनर, और उसे कन्वर्ट करवाता है किसके अंदर, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम PFK1 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। अब बच्चों, इस PFK1 के बारे में एक चीज आपने याद रखनी है कि दिस PFK1 is a regulatory enzyme of glycolysis। यानी PFK1 जिस रिएक्शन को कैटलाइज करवाती है, कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इस रिएक्शन को हम कमिटेड स्टेप कह सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को करवा रहा है, PFK1, और इस एंजाइम को मैंने कहा है कि दिस एंजाइम इज अ रेगुलेटरी एंजाइम, और ये जो स्टेप है आपके पास, दिस स्टेप इज कमिटेड स्टेप। किसी भी पाथवे का कमिटेड स्टेप एक ऐसा स्टेप होता है जिसके थ्रू आप उस पाथवे को कंट्रोल कर सकते हो। यानी अगर आप चाहते हो कि इस टाइम ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट ना हो या ग्लाइकोलिसिस रुक जाए, आप ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करना चाहते हो, तो दिस इज द रेगुलेटरी स्टेप, जहां पे आके आपके जो इनहिबिटर्स हैं वो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर किसी टाइम ग्लूकोज की पायरोवेट में कन्वर्जन या ग्लाइकोलिसिस का एक्टिव होना जरूरी है, तो आपके पास ये जो कमिटेड स्टेप है, रेगुलेटरी स्टेप, यहाँ पे आप एंजाइम को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। सो मैं अभी कुछ एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स आप लोगों के सामने लिस्ट डाउन करूंगी, जो कि PFK1 की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ये ATP, ADP या AMP हो सकता है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि जब सेल के अंदर ATP की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन है, तो क्या उस टाइम ग्लाइकोलिसिस होनी चाहिए? नो मैम। नो। नो। तो इस केस में आपका जो PFK1 है, उसकी एक्टिव साइट के साथ एक और साइट प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट या रेगुलेटरी साइट। ATP यहाँ पे बाइंड करेगा और इस PFK1 की जो उसकी सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी है, उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सो वी कैन से कि ATP कैन एक्ट एज इनहिबिटर ऑफ PFK1। ये PFK1 की एक्टिविटी को क्या करता है, रोक देता है, बिकॉज इस टाइम सेल में ऑलरेडी एनर्जी जो है वो अवेलेबल है, सो ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, सेकेंड कंडीशन आपके पास ये है कि सेल के अंदर ATP की कंसेंट्रेशन कम है और ADP या AMP की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ऑब्वियसली ये तभी होगी जब ATP यूज हो चुका है, और वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, ADP या AMP में। इस केस में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल बाइंड टू दिस एलोस्टेरिक साइट, जिसकी वजह से इस एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। सो आप कह सकते हो कि दे विल एक्ट एज दी
एक्टिवेटर फॉर PFK1। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो पॉइंट्स अभी किए थे उसमें एक चीज आप और ऐड कर सकते हो कि दिस स्टेप इज अ रेगुलेटरी स्टेप, और इसमें ATP एज एन इनहिबिटर यूज होगा और AMP और ADP एज अ एक्टिवेटर्स यूज होंगे। यानी आप ग्लाइकोलिसिस की जो फेट है, जो ग्लूकोज की पायरोवेट में कन्वर्जन है, उसको PFK1 के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, उसके एक्सटेंट को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ओके, अब इन 3 स्टेप्स के बाद फॉस्फोराइलेशन, आइसोमराइजेशन एंड अगेन फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट जो हमारा 4th स्टेप है, ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें आपका ये जो 6 कार्बन शुगर है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसकी क्लीवेज होगी। ठीक है, यानी प्रिपरेटरी फेज के अंदर हमने 2 इवेंट्स पढ़े थे ना, कि एक तो ATP कंज्यूम होगा, किस किस जगह ATP की कंजप्शन हो रही है वो हमने देख लिया, और सेकंड इवेंट मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे आपका जो 6 कार्बन शुगर है वो 3 कार्बन शुगर के अंदर भी ब्रेक होता है। सो अब हम उस स्टेप को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपका जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है उसका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, और आपके पास एक 6 कार्बन कंपाउंड से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे। सो लेट्स सी कि ये रिएक्शन किस तरह से होता है और ये किस तरह से पॉसिबल है। सो 4th स्टेप इज क्लीवेज स्टेप, phosphorylation, isomerization, phosphorylation and then cleavage। इस क्लीवेज में आपकी सबस्ट्रेट होगी अगेन द प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस स्टेप। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट प्रीवियस स्टेप की प्रोडक्ट थी, और यहाँ पे वो एज अ सबस्ट्रेट यूज होगी। ठीक है, ये आपके पास सबस्ट्रेट है विच इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज एल्डोलेज एंजाइम। ठीक है, आप ये देखें कि आपके पास मैंने 6 कार्बन जो हैं वो इसके अंदर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के, वो मैंने उनको नंबर कर दिया है। और ये चीज याद रखनी है आपने कि यहाँ पे जो क्लीवेज होती है वो बिटवीन कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 होती है। इन्हीं दो के दरमियान क्यों क्लीवेज होती है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, और क्लीवेज के बाद आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, जिसमें से एक आपके पास होगी वो फॉर्म जिसमें ये 3 कार्बन आएंगे। ठीक है, इस फॉर्म को अगर लिखें तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बल्कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। सेकंड कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और थर्ड कार्बन आपके पास CH2OH। आफ्टर बॉन्ड क्लीवेज जो फर्स्ट 3 कार्बन हैं वो इस स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से निकलने वाली हाइड्रोजन इधर इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में यूज हो जाएगी, और आपके पास जो एक प्रोडक्ट है उसके अंदर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। लाइएज की हमने ये एक सिग्निफिकेंस पढ़ी थी ना, कि ये जब भी किसी कार्बन कार्बन को बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट में एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे ही कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेकेज के बाद ये वाला प्रोटॉन इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने में यूज हो गए, बिकॉज ये कार्बन एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रही है, दिस ये वाली कार्बन है ना, एक बॉन्ड इसने कार्बन 2 के साथ बनाया हुआ है, दिस बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड इसने इस हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, और तीसरा इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ। सो चौथा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है जो कि इस कार्बन के साथ था।
और उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दिस हाइड्रोजन विल रिलीज और यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना ली। सो आपके पास यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स एंड 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप CH2OH, इस फॉर्म में आप इस स्ट्रक्चर को लिखोगे एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। पीछे बचने वाले जो 3 कार्बन एटम्स हैं उसमें से फर्स्ट के ऊपर आपके पास डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया, सेकंड आपके पास होगी CH एंड OH, और थर्ड जो है आपके पास दिस इज CH2 phosphorylated form. So this is glyceraldehyde 3-phosphate। यानी सिंपल आपने ये चीज याद रखनी है कि आपका जो फोर्थ स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट यूज होगा एंड दिस एल्डोलेज विल ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। और जो प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगी, दीज प्रोडक्ट्स आर दी सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड, ठीक है, और ये फॉस्फोराइलेटेड है। सो एक आपके पास है ग्लिसरल्डिहाइड, हमने कहा था ना कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, बट दिस टाइम ग्लिसरल्डिहाइड की थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट भी है। सो एक मोनोसेक्राइड है आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और दूसरी मोनोसेक्राइड है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सो यहाँ पे आपके पास जो एक 6 कार्बन कंपाउंड था वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन शुगर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर इसी रिएक्शन को आप थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लोर करें तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बॉन्ड कार्बन 3 और 4 के दरमियान से ही क्यों ब्रेक हो रहा है, इसके अलावा किसी और जगह से बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं होता। सो बच्चों हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि आपके जो एल्डोलेजिस एंजाइम्स हैं या कोई से भी ऐसे एंजाइम्स जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये उस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को टारगेट करते हैं विच इज एडजेसेंट टू दी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। यानी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल एडजेसेंट जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम उस बॉन्ड को टारगेट करते हैं फॉर क्लीवेज। और इसकी रीजन क्या है? बिकॉज ये जो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, इट हैज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। ये जो आपके पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें आपके पास जो बॉन्ड बन रहा है ये दो ऐसे एटम्स के दरमियान बन रहा है विच आर डिफरेंट इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज। लाइक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पे जो आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीजन की उनके ऊपर जो ग्रिप है या ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए वो कार्बन के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। सो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से जो है वो रिलीज करवा के अपनी तरफ खींच लेगा। सो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आप ऑब्जर्व करोगे। इस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। अगर इस स्ट्रक्चर में आप देखो तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है एंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करता है। सो इस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग प्रॉपर्टीज की वजह से ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल बिकम अ वीक बॉन्ड और आपके एंजाइम्स इजीली इस बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर, ठीक है। सो इस क्लीवेज के बाद आपके पास ये जो फर्स्ट 3 कार्बन हैं ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन की ये जो वैलेंसी डिस्टर्ब होगी उसको सेटिस्फाई करने के लिए दिस प्रोटॉन विल बी रिलीज फ्रॉम हियर, ठीक है, और आपके पास ये स्ट्रक्चर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपके पास जब यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी डिस्टर्ब हो रही है, कार्बन की वैलेंसी भी डिस्टर्ब हो रही है।
सो इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर देयर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लें। ठीक है, सो कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज के बाद आपके पास एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो रही है। दैट्स व्हाई आप इसको कहते हो कि दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अ लाइज एंजाइम। सो एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ से आप देख सकते हो कि ओरिजिनल जो ग्लूकोज का कार्बन 1, 2 और 3 था वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास है, और उसका कार्बन 4, 5 और 6 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गई। ओके, अब यहाँ से आपको शायद ये चीज भी समझ आ गई होगी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में क्यों कन्वर्ट हुआ था। अगर आपका ये कार्बोनाइल फंक्शनल मैम ग्रुप, जी बच्चे, मैम ये क्लीवेज होमोलिटिक होगा या हेटेरोलिटिक? यहाँ पे आपके पास जो क्लीवेज है ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज है। ओके मैम। तो मैम एक हमने चीज पढ़ी थी हेटेरोलिटिक में कि कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन फॉर्मेशन होगी, तो इसमें कोई चार्जेस वगैरह तो बनेंगे नहीं ये होंगे? रिएक्शन, ये जो एल्डोलेस का मैकेनिज्म है ना, उसके दौरान ये कार्बोकेटाइंस और कार्बोएनाइंस बनते हैं, लेकिन मैंने उस चीज को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि जब वो बनेंगे उसके बाद फर्दर जो रिएक्शन है उसमें वो स्टेबलाइज भी हो जाते हैं। मैं सिर्फ जो नेट प्रोडक्ट है उसकी बात कर रही हूँ। ठीक ओके है, मैम। लेकिन बुक में जो इसका एल्डोलेस का मैकेनिज्म गिवन है ना, उसमें ये चीज मेंशन्ड है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइंस या फिर प्रोटॉन्स वगैरह ये बनते हैं। ओके, सो बच्चों यहाँ से एक और चीज भी आप लोगों को समझ आ रही होगी कि इनिशियली आपका जो मॉलिक्यूल था जो सेल के अंदर एंटर हुआ था वो ग्लूकोज था, लेकिन हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया था इन दी सेकेंड स्टेप। सो इस ग्लूकोज की फ्रुक्टोज में कन्वर्जन एक्चुअली इसलिए जरूरी थी बिकॉज अगर ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होता तो आपका बॉन्ड कार्बन 2 और 3 से ब्रेक हो जाना, जिसके बाद आपके पास ग्लाइकोलिसिस में एक 2 कार्बन कंपाउंड और एक 4 कार्बन कंपाउंड एंटर होना, जो कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर एंटर नहीं हो सकते, पे ऑफ फेज में एंटर नहीं हो सकते। सो ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट करना इसलिए जरूरी था ताकि आपका जो कंपाउंड है उसमें इक्वल क्लीवेज हो सके और एक 6 कार्बन कंपाउंड 2-3 कार्बन कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सके सेल्स के लिए। सो फोर्थ स्टेप से अगेन अगर हम इस रिएक्शन की जो फ्री एनर्जी वैल्यूज हैं तो वहां से हमें ये पता चलेगा कि ये जो एल्डोलेस का रिएक्शन है, एल्डोलेस इस रिएक्शन को कैटलाइज करवाती है। दिस रिएक्शन इज एंडरगोनिक प्लस साइन के साथ इसकी डेल्टा जी वैल्यू आएगी, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो रिवर्सिबल। लेकिन अगेन ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बिकॉज इस केस में आपके पास जो है प्रोडक्ट वो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। सो फोर्थ स्टेप के बाद अगेन हम देखते हैं लास्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेटरी फेज। मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया था ना कि प्रिपरेटरी फेज के अंदर ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट 5 रिएक्शंस आते हैं। सो लास्ट स्टेप के अंदर अगेन हम एक आइसोमराइजेशन इवेंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन दिस टाइम आपकी जो आइसोमराइजेशन होगी, ये आइसोमराइजेशन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को, जो कि अभी प्रीवियस स्टेप में प्रोड्यूस हुई है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वन। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स है ना, 6 कार्बन कंपाउंड, उसका जो हाफ स्ट्रक्चर है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो रिमेनिंग हाफ स्ट्रक्चर है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बड़े आराम से नेक्स्ट पे ऑफ फेज में एंटर हो सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट एंजाइम है पे ऑफ फेज का जो पहला एंजाइम है वो इसको एज अ सबस्ट्रेट यूज कर सकती है। बट
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डायरेक्टली पे ऑफ फेज में एंटर नहीं हो सकता बिकॉज एंजाइम्स इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। सो होता क्या है कि एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे आपके पास जो आइसोमर होगा दिस विल बी ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज, यानी ये 3 कार्बन फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है और उसको उसकी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आइसोमेरेजिस हमें पता है ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप को एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप जो पहले सेकंड कार्बन पे था, आइसोमेरेज के रिएक्शन के बाद किस में कन्वर्ट होगा, सॉरी दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, आइसोमेरेज के एक्शन के बाद ये फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके पास फॉस्फेट ग्रुप जो है इट विल बी शिफ्टेड टू द थर्ड पोजीशन, यानी ये एक ऐसा आइसोमेरेज है इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को सेकेंड कार्बन से किस पे शिफ्ट करता है, फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट कर देता है। और जैसे ही ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप सेकेंड से फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होगा, सो नाउ दिस इज नॉट अ कीटो ट्राइओज, अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, एल्डो ट्राइओज, एंड द नेम ऑफ दिस एल्डो ट्राइओज इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि डायरेक्टली किस में एंटर हो सकता है, पे ऑफ फेज के अंदर एंटर हो सकता है। सो जो आपका फिफ्थ स्टेप है वो एक्चुअली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा और जो पे ऑफ फेज है उसमें एक की बजाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंटर होंगे। ठीक है, सो अब जो आपकी पे ऑफ फेज है उसमें जितने भी रिएक्शंस होंगे वो डबल होंगे बिकॉज आपके पास जो फ्यूल है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स एंटर हुए हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स एंटर हुए।